नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने डेटा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए विनियामक ढांचे पर अपनी सिफारिशें जारी की। केंद्रीय गृह मंत्री ने नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण के वैश्विक रुझान विषय पर संबोधन दिया। वैश्विक मीथेन आकलन 2030 बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई। मिशन प्रारंभ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित भारत के प्रथम रॉकेट विक्रम एस का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को पुनर्बहाल करने की मंजूरी दी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने डेटा संरक्षण विधेयक का एक मसौदा जारी किया था। हालांकि सरकार ने उसे वापस ले लिया था। इस नए विधेयक में डेटा संरक्षण के दायरे को व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण तक ही सीमित रखा गया है। गैर व्यक्तिगत डेटा को संरक्षण से बाहर रखा गया है। व्यक्तिगत डेटा किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी ऐसा डेटा है जिससे उसकी पहचान या फिर उस डेटा से संबद्धता उजागर हो सकती है। विधेयक के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया। इसके अलावा नए विधेयक में सीमा पार डेटा प्रवाह पर रियायतें दी गई हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर के उन क्षेत्रों की सूची जारी करेगी जहां भारतीयों के डेटा को स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने या फिर डेटा उल्लंघन करने पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकारी एजेंसियों को इस विधेयक के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट प्रदान कर सकती हैं। साथ ही विधेयक में सहमति प्रबंधकों यानी कंसेंट मैनेजर्स का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति एक सहमति प्रबंधक के माध्यम से डेटा फिड्यूशरी को अपनी सहमति दे सकता है और प्रबंधित कर सकता है, समीक्षा कर सकता है या फिर सहमति देने से मना कर सकता है। दरअसल इस विधेयक की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही उनकी निजता की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने निजता की सुरक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। साथ ही डिजिटल होते विश्व में डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना जरूरी है। डिजिटल संप्रभुता का मतलब है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा अपने नेटवर्क्स को शासित करना। विदेशों में डेटा भंडारण की अनुमति देने से भारत को अन्य देशों के साथ चल रही मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं को संपन्न करने में सहायता मिल सकती है। अगली खबर भी डेटा से संबंधित है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने डेटा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए विनियामक ढांचे पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं। ट्राई की सिफारिशें भारत में डेटा सेंटर्स, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजेस की स्थापना से संबंधित है। डेटा सेंटर्स का उपयोग कंटेंट होस्टिंग, एज कंप्यूटिंग और क्लाउड आधारित सेवा वितरण के लिए किया जाता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स का उपयोग कंटेंट को क्लाउड से नेटवर्क के एज तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। वहीं इंटरकनेक्ट एक्सचेंजेस नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ ट्रैफिक का आदान प्रदान करने की सुविधा देते हैं। ट्राई की सिफारिशों में ये कहा गया है कि डेटा सेंटर्स की स्थापना के लिए डेटा सेंटर प्रोत्साहन योजना शुरू की जानी चाहिए। डेटा सेंटर को आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक सेवा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। डेटा सेंटर के निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक सभी मंजूरियों का उल्लेख राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम पर किया जाना चाहिए। एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था में इंटरकनेक्टेड एक्सचेंजेस के लिए नियम और शर्तों के साथ एक अलग प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है। डेटा डिजिटलीकरण, डेटा साझाकरण आदि से संबंधित सभी मामलों की देखरेख के लिए डेटा डिजिटलीकरण और मुद्रीकरण परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। ट्राई की सिफारिशों का महत्व ये भी है कि ये डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी क्योंकि इसका विकास डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता पर निर्भर है। इससे भारत में बढ़ते डेटा सेंटर बाजार को मदद मिलेगी, जिसमें वर्ष 2026 तक 12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की क्षमता है। इसके अलावा सीडीएन बाजार के भी 27.30% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से विकास करने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा वर्तमान कनेक्टेड विश्व में डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है। मिशन प्रारंभ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित भारत के पहले रॉकेट विक्रम एस का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। मिशन प्रारंभ के तहत विक्रम एस यानी VKS के प्रक्षेपण के साथ ही अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार में भारतीय निजी क्षेत्र का प्रवेश हो गया है। VKS का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसे स्काई रूट नामक स्टार्टअप ने विकसित किया है। VKS एकल चरण वाला स्पिन स्टेबलाइज्ड ठोस प्रणोदक रॉकेट है। ये विश्व के उन प्रथम कुछ ऑल कंपोजिट रॉकेट्स में शामिल है जिनमें प्रक्षेपण यान की स्पिन स्टेबिलिटी के लिए 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर मौजूद हैं। ये 290 से 560 किलोग्राम तक के पेलोड को सूर्य तुल्यकालिक यानी सन सिंक्रोनस ध्रुवीय कक्षाओं में ले जा सकता है। अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थागत समर्थन है, उसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है। इसे एक स्वायत्त शासी एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को अधिकृत करना, उसे बढ़ावा देना, मदद करना और निगरानी करना शामिल है। इसके अलावा अन्य संस्थान है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसे वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था। इस संगठन का लक्ष्य भारतीय उद्योग भागीदारों की मदद से इसरो के कई वर्षों के अनुसंधान और विकास का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना है। विक्रम साराभाई का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उन्हें इसरो की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें भारतीय विज्ञान का महात्मा गांधी कहा था। विक्रम साराभाई ने वर्ष 1966 में होमी भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। उन्होंने प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रथम भारत अमेरिका अंतरिक्ष उपक्रम यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट शुरू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। वैश्विक मीथेन आकलन 2030 बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी की है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक वायुमंडल में मीथेन की मात्रा औद्योगिकरण से पूर्व के स्तरों से 260% ज्यादा है। वर्ष 2021 में अब तक की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी। मानव जनित मीथेन उत्सर्जन वर्तमान निवल ताप वृद्धि के लगभग 45% के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में प्रतिवर्ष 350 से 390 मिलियन टन मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है। मीथेन उत्सर्जन में कृषि, जीवाश्म ईंधन, ऊर्जा और अपशिष्ट की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वर्तमान में उत्सर्जन कटौती के लिए जो उपाय लक्षित किए गए हैं, उनसे वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 45% तक की कमी की जा सकती है। मीथेन प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है। ये कुल वैश्विक ताप वृद्धि के 25% से ज्यादा के लिए जिम्मेदार है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यदि ये वायुमंडल में 20 वर्षों तक बनी रहती है तो इसकी वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना ज्यादा हो जाती है। मीथेन शोभमंडलीय ओजोन के निर्माण की वृद्धि में लगभग 50% का योगदान देती है। आपको बता दें कि भारत दुनिया के 5 सर्वाधिक मीथेन उत्सर्जकों में शामिल है। उत्सर्जन में कमी करने के लिए वैश्विक मीथेन संकल्प के तहत वर्ष 2040 से वर्ष 2070 के बीच ताप वृद्धि को कम से कम 0.2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में भारत वैश्विक मीथेन संकल्प का सदस्य नहीं है। अगली खबर आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण के वैश्विक रुझान विषय पर संबोधन दिया। तीसरे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने आतंकवाद के डायनामाइट से मेटावर्स और AK-47 से वर्चुअल एसेट्स में बदलने पर चिंता प्रकट की। इस सम्मेलन में कट्टरवाद को बढ़ाने में डार्क नेट की भूमिका को रेखांकित किया गया। साथ ही क्रिप्टो करेंसी जैसी वर्चुअल परिसंपत्तियों में वृद्धि की वजह से आतंकवादियों के वित्त पोषण को रोकने में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इसे रोकने के लिए एक मजबूत और कुशल संचालन प्रणाली की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इंटरपोल जैसे संगठन इस संबंध में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। वैश्विक समुदाय से आतंकवाद के वित्त पोषण के मोड मीडियम मेथड को समझने का आग्रह किया गया। आतंकवाद के वित्त पोषण पर नियंत्रण के लिए वन माइंड वन अप्रोच के सिद्धांत को अपनाने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ भारत की रणनीति को रेखांकित किया गया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रमुख पहलों की बात करें तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन किए गए हैं।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। सूचना साझा करने में मदद करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड की स्थापना की गई है। आतंकी खतरों की स्थितियों में त्वरित और अधिक प्रभावी कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हब स्थापित किए गए हैं। भारत ने वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन पर एक मसौदा दस्तावेज प्रस्तावित किया था। आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ भारत ने 6 स्तंभ की रणनीति बनाई है, जिसमें विधायी और तकनीकी ढांचे को मजबूत बनाना, व्यापक निगरानी ढांचे का निर्माण करना, संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय स्थापित करना, कानूनी संस्थाओं और नई तकनीकों का दुरुपयोग करना, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी साझाकरण तंत्र स्थापित करना और जांच प्रक्रिया तथा पुलिस ऑपरेशंस को मजबूत करना शामिल है। पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को पुनर्बहाल करने की मंजूरी दी। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य भी नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू कर चुके हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में देना निर्धारित किया गया था। इसके लिए कर्मचारियों को अपनी पेंशन में योगदान करने की जरूरत नहीं होती है। ये योजना सेवानिवृत्त व्यक्ति को सुनिश्चित या परिभाषित लाभ प्रदान करती है और इस वजह से इसे परिभाषित लाभ योजना भी कहा जाता है। इसके अलावा सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को पेंशन भोगियों के मासिक भुगतान में भी शामिल किया जाता है। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े कई मुद्दे भी हैं, जैसे इसके तहत विशेष रूप से कोई कोष उपलब्ध नहीं है, जबकि पेंशन देनदारियां प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही हैं। नई पेंशन योजना को अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है। इसे वर्ष 2004 में अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य पेंशन योजना में सुधार करना और इसे अधिक संधारणीय बनाना है। ओल्ड पेंशन स्कीम के विपरीत एनपीएस में सरकारी कर्मचारी अपने वेतन के 10% की दर पर मासिक अंशदान करते हैं और समान दर पर सरकार भी अंशदान करती है। इसके बाद फंड को पेंशन निधि प्रबंधकों के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। एनपीएस को जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों की सेवा में भर्ती कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस के लिए विनियामक संस्था है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। उच्चतर न्यायपालिका की भाषा। संविधान के अनुच्छेद 348(1) में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करती है, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में भी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होंगी। संसद ने इस संबंध में अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। अनुच्छेद 348(2) में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में हिंदी भाषा के उपयोग को प्राधिकृत कर सकता है। इसके अलावा उस राज्य के किसी आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग की भी अनुमति दे सकता है। अगला है भारतीय प्रेस परिषद। भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखकर और उनमें सुधार करके प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करना है। भारतीय प्रेस परिषद में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। इसमें संसद के 5 सदस्य शामिल होते हैं। इनमें से 3 सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और शेष 2 राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित होते हैं। इनका कार्य पत्रकारों और समाचार एजेंसियों के लिए एक आचार संहिता बनाना है। इसके अलावा समाचारों के प्रसार को प्रतिबंधित करने की संभावना वाले घटनाक्रमों की समीक्षा करना है। अगला टॉपिक है पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट। पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट खाद्य और कृषि संगठन की एक पहल है। अंगोला, इरिट्रिया, मोरक्को और नाइजीरिया ने पिछले हफ्ते इस पर हस्ताक्षर किए थे। इनके बाद हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट वर्ष 2016 में लागू हुआ था। ये विशेष रूप से अवैध, गैर सूचित और अविनियमित मत्स्यन को लक्षित करने वाला पहला बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। चाइना +1 रणनीति। भारत चाइना +1 रणनीति के हिस्से के रूप में सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सकता है। चाइना +1 एक व्यावसायिक रणनीति है। इसके तहत कंपनियां केवल चीन में ही निवेश करने से बचने और चीन से अलग अन्य देशों में भी निवेश करने संबंधी रणनीति अपना रही हैं। ये रणनीति वर्ष 2018 में लोकप्रिय होना शुरू हुई थी। कोविड महामारी के प्रकोप के बाद इसे प्रमुखता मिली है।
राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंधन और विविध प्रावधान संशोधन योजना 2022। नवीन संशोधनों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का अधिकतम कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है, जबकि सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष ही रखा गया है। इस कदम से सरकार को उन प्रतिभाशाली कर्मियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी जो सरकारी बैंकों में अपेक्षाकृत तेजी से रैंक के माध्यम से पदोन्नति पाते हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अपेक्षाकृत युवा नेतृत्व वाली टीम रखने में भी सक्षम बनाएगा, जो लंबी अवधि के विजन को साकार करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। ये योजना भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा 3 लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है। बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 और डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019। इस योजना के अंतर्गत आरबीआई के अधीन विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का लागत मुक्त समाधान प्रदान किया जाएगा। ऐसा समाधान तब किया जाएगा जब ग्राहकों की शिकायतों का उनकी संतुष्टि तक हल नहीं किया गया है या फिर विनियमित संस्थाएं 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देती हैं। ये योजना सेवा में कमी को शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में परिभाषित करती है, साथ ही एक्सक्लूजन्स की एक सूची भी निर्धारित करती है। किसी भी भाषा में भौतिक और ईमेल शिकायतों की प्राप्ति तथा प्रारंभिक प्रोसेसिंग के लिए आरबीआई की चंडीगढ़ शाखा में एक केंद्रीकृत रिसिप्ट और प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया गया है। ये केंद्र शिकायत निपटान तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी। जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी तथा 1M1B फाउंडेशन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करना है। जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी यानी NESTS जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जनजातीय छात्रों से संबंधित योजना है। ये सहयोग शिक्षकों और छात्रों में संवर्धित वास्तविकता तथा आभासी वास्तविकता वाले कौशल का विकास करेगा। 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। ये संयुक्त राष्ट्र संगठन से मान्यता प्राप्त है। इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। काशी तमिल संगमम। इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार वाराणसी में आयोजित कर रही है। इसका आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। ये कार्यक्रम वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान के बंधन और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों की फिर से खोज करेगा। वाराणसी और तमिलनाडु दोनों शिव मंदिरों से भी जुड़े हुए हैं, जैसे तमिलनाडु का तेनकासी और वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। इसे पराक्रम पांडियन ने द्रविड़ शैली में बनवाया था। इसे उन भक्तों के लिए बनवाया गया था जो काशी की यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये स्वयंभू रूप में भगवान शिव को समर्पित है। तेनकासी को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। यहाँ की चित्तर नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। पनामा एक मध्य अमेरिकी देश है। ये कोस्टा रिका और कोलंबिया से घिरा हुआ है। ये कैरिबियन सागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। पनामा उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला एक संकीर्ण भूसेतु या स्थल डमरू मध्य है। पनामा देश वर्ष 1914 में खोली गई पनामा नहर के कारण विश्वविख्यात है। ये कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा का भू परिदृश्य ज्यादातर पहाड़ी है, जो वर्षा वन और वनों से ढका हुआ है। पनामा में उच्चतम बिंदु वोल्कन बारू है। इसकी ऊंचाई 3475 मीटर है। ये एक सक्रिय स्ट्रेट वोल्केनो है। लेकिन इसके साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले के न्यूज टुडे के अंक में एक तथ्य गलत रूप से प्रस्तुत हो गया है। इसमें हमने कहा था कि AIBD इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। लेकिन सही तथ्य ये है कि AIBD को वर्ष 1977 में यूनेस्को के तत्वावधान में स्थापित किया गया था। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी UNESCAP के देशों को सेवा प्रदान करने वाला एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए।
हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी अपील के साथ विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।